क्या पॉइंट है। नंबर 1 है भारत को किसकी जीत से फायदा होगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या फिर कमला हैरिस जीतती हैं। भारत की पॉलिसीज के हिसाब से अमेरिकन पॉलिसीज में कौन किस तरीके से ज्यादा टिल्टेड नजर आएगा, कौन करेगा एक बैलेंस स्थापित। पहला पॉइंट ये रहेगा जिस पर करेंगे अगले 1 घंटे में चर्चा। दूसरा पॉइंट रहेगा कि अमेरिका में चुनावों के लिए होने वाली इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया कितनी सही है, यानी यह प्रक्रिया जो कि जटिल मानी जाती है, लेकिन इस जटिल प्रक्रिया में चाहे रिपब्लिकन्स हो या फिर डेमोक्रेट्स, इनकी अपनी अपनी अलग मांगे रही हैं। कोई चाहता है कि यह प्रोसेस बना रहे, कोई चाहता है कि यह खत्म हो जाए, लेकिन किस तरीके से यह पूरा प्रोसेस होता है, यह प्रक्रिया कितनी सही है, दूसरे नंबर पर करेंगे इसकी चर्चा। तीसरी बड़ी बात, सबसे पुराने लोकतंत्र को भी क्या डर लगता है, वजह क्या है। वजह यह है कि आप याद करिए कैपिटल हिल हिंसा, जब डोनाल्ड ट्रंप को हार मिली थी और उस हार को वो स्वीकारने को तैयार नहीं थे, और दूसरी तरफ अब जब एक तरफ काउंटिंग होने लगी है साथ साथ वोटिंग के साथ, तो तैयारियां कर ली गई हैं, यानी कि सब कुछ सेफ एंड सिक्योर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि डर का माहौल ना बने, इसके लिए ये तैयारियां हैं। चौथा पॉइंट जिस पर करेंगे चर्चा, मिडिल ईस्ट के तनाव पर नतीजों का असर क्या होगा। मिडिल ईस्ट जो इस वक्त बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर से जूझ रहा है, मिडिल ईस्ट जो वॉर सेंटर बना हुआ है, मिडिल ईस्ट जिसके देश 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं, और वहां जो तनाव बना है, अमेरिका में आए हुए नतीजे, यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे उस पर क्या इंपैक्ट डालेंगे, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, रूस और यूक्रेन युद्ध पर नतीजों का क्या असर होगा। रूस और यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 2.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन इन युद्ध के बीच में भी एक तरफ अमेरिका, नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज नजर आई, तो दूसरी तरफ रूस के सपोर्ट में चाइना जैसे देश नजर आए। लेकिन अमेरिका में आए नतीजे रूस और यूक्रेन युद्ध पर किस तरीके का असर डालेंगे, और जीतने वाला कैंडिडेट उसको लेकर क्या सोच रखता है, इसको भी समझेंगे। और 6 नंबर पर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, द नंबर 6 इज प्रवासी और अबॉर्शन। ये 2 मुद्दे ऐसे रहे हैं जो कि कैंडिडेट्स की डिबेट के दौरान जमकर चर्चा का विषय बने हैं। प्रवासियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अपना टेक है, अबॉर्शन को लेकर कमला हैरिस के अपने स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जनता के बीच में कौन सा मुद्दा चलेगा। प्रवासियों को लेकर बने हुए सख्त नियम और अबॉर्शन को लेकर बने हुए नियम, उसमें कौन ढिलाई बरतना चाहता है, कौन से मुद्दे का इंपैक्ट ज्यादा है, इस पर करेंगे चर्चा। और जाहिर है कि इन तमाम मुद्दों के बीच में अमेरिका के इलेक्शंस, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते चले हैं। जो पोल ऑफ पोल्स आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, कमला हैरिस थोड़ा सा पीछे है, कुछ एक स्टेट ऐसा है जहां पर कमला हैरिस ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन सबकी नजर स्विंग स्टेट्स पर है। स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जहां का वोटर ना एक बार में डेमोक्रेट को वोट करता है, ना रिपब्लिकन को वोट करता है, यानी कि मिक्स रहते हैं, और दूसरा उनका ये पता नहीं है कि वो किसको वोट करने वाले हैं। और इसी वजह से जो स्विंग स्टेट्स हैं उनकी भूमिका को अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि स्विंग वोटर्स बहुत हद तक तय करते हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर डेमोक्रेट सपोर्टर्स हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर रिपब्लिकन सपोर्टर हैं, लेकिन स्विंग स्टेट्स की चर्चा इसीलिए अमेरिका के इलेक्शंस में होती है क्योंकि वहां के जो वोटर्स हैं वो पता नहीं है किस तरफ जाएंगे। और क्योंकि मैंने स्विंग स्टेट्स का जिक्र किया है, स्विंग स्टेट्स अपने आप में बहुत डिप इन डिप आउट दिखाते हैं। एक मैप इस वक्त मैंने अपने सामने रखा है और इसमें सारे के सारे आपको स्विंग स्टेट्स नजर आएंगे। इन स्विंग स्टेट्स में मान के चलिए ये ऊपर डेमोक्रेट्स हैं और नीचे रिपब्लिकन्स हैं, लेकिन जो आपको इसमें स्विंग नजर आएगा वो बहुत ही क्लोज फाइट पर नजर आता है, यानी बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि ज्यादातर अगर डेमोक्रेट्स को गए तो कुछ रिपब्लिकन्स को तो ज्यादा डेमोक्रेट्स को, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस इनमें होता है। और इन्हीं डिफरेंसेस के बीच में ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये अपनी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखते हैं। यहाँ के वोटर्स बहुत कुछ तय करते हैं, जिसमें अल्बामा, अलास्का, एरिजोना, इसके साथ ही अरकानसास, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट है, डेलावेयर है, फ्लोरिडा, जॉर्जिया। और फ्लोरिडा आपको कैसे नहीं याद होगा, क्योंकि फ्लोरिडा ने एक चुनाव में अमेरिका के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। स्विंग स्टेट्स देखिए किस तरीके से हर बार बदलते हैं। इसमें आपको 2012 का ये मैप नजर आ रहा है, इसके साथ ही 2012 के बाद 2016 आप देखिए, इसमें
2016 और यहाँ जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को लेकर झुकाव है वो भी किस तरीके से बदलता रहा है। ये स्विंग स्टेट्स और यहाँ पर रहने वाले वोटर्स अपनी भूमिका को किस तरीके से बदलते हैं सरकार को चुनने में, प्रेसिडेंट को चुनने में, और इसीलिए इन स्विंग स्टेट्स पर लगातार हो रही है चर्चा। ये 2004 का मैप आपने पहले देखा, इसके बाद 2006, फिर 2008, फिर 2012 का मैप स्विंग स्टेट का आपके सामने है, जहां पर किस तरीके का मार्जिनल डिफरेंस था वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहां पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के लिए समझ पाना थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि यहां का वोटर सीक्रेटिव भी रहता है, हर बार बदलता भी रहता है और हमेशा एक तरफ टिल्टेड नहीं रहता है। जाहिर है कि स्विंग स्टेट्स जहां डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही कमला हैरिस की किस्मत का फैसला करेंगे, लेकिन चुनाव जैसा कि मैंने कहा कि बहुत दिलचस्प है और इसी अमेरिकी चुनाव के मिनट टू मिनट डिटेल्स कुछ ही मिनट्स में हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम आवर सीनियर जर्नलिस्ट अजय कुमार जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपसे मिलकर हमेशा की तरह बहुत खुशी हुई। जो इस वक्त स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है बार बार बोल्ड वर्ड्स में, हु विल विन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है शायद जिसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी आपकी एक्सपर्टीज को यूज करूं। क्या समझ पा रहे हैं यूएस वर्डिक्ट 2024 को लेकर आप? पूर्णिमा, ये सबसे कॉम्प्लेक्स और आज तक का सबसे मुश्किल या डिफिकल्ट इलेक्शन है, जिसको अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अमेरिकन पोलस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। जरा आप सोचिए कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 1% के ओपिनियन पोल के मार्जिन पर आज ये तय होने जा रहा है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, जबकि आमतौर पर पोल प्रेडिक्शंस में आप 3% का मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर जो है उससे भी कहीं कम का मार्जिन है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। अब ऐसे में स्थिति आ जाती है कि एक अमेरिका के चुनाव की बड़ी खूबसूरत बात है कि वहां पर पॉपुलर वोट अलग है, लेकिन राष्ट्रपति वही बनता है जो इलेक्टोरल कॉलेज के 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 का आंकड़ा पार करे। अभी तक जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कमला हैरिस इस पर लीड कर रही हैं, लेकिन 93 इलेक्टोरल कॉलेज की ऐसी सीट्स हैं जो कि 7 स्विंग स्टेट्स पर निर्भर करती हैं, और इन 7 स्विंग स्टेट्स में से 6 में अभी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के आसार बहुत प्रबल हैं, लेकिन कमला हैरिस को कोई रूल आउट नहीं कर सकता। तो स्थिति बहुत ही अजब है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी जनता के सामने एक यक्ष प्रश्न है कि उन्हें किस तरह का राष्ट्रपति चाहिए। और देखिए, इसमें पहली बार बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तकरीबन 180 साल के बाद एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति दोबारा बनेगा जो पहले राष्ट्रपति का एक टर्म कर चुका है, बीच में गैप आता है और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति बनता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो। और ये 220 साल से भी ज्यादा के अमेरिकी इतिहास में पहली मर्तबा होगा कि एक अश्वेत महिला या फिर सिर्फ एक महिला राष्ट्रपति के तौर पर आप देखेंगे अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो कई सारी चीजें बहुत नई हो रही हैं। और अभी मैंने एक लेख भी लिखा था, ट्रंप मीनिया फ्लड्स अमेरिका। जाहिर सी बात है, जो अभी तक जो स्प्रेड दिख रहा है, आप सोचिए 5% के लीड पर डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के ऊपर थे। कमला हैरिस के आने के बाद कमला हैरिस 6% के लीड पर चली गई और आज कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप नेक इन नेक हैं। अप्रत्याशित चुनाव है, यही कह सकता हूं। लेकिन आपने अभी क्योंकि चुनाव प्रचार का भी जिक्र किया और कमला हैरिस को मिले हुए बहुत कम वक्त का भी जिक्र किया, 900 रैलियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, कमला हैरिस को बहुत कम समय मिला, लेकिन आपने कहा कि कमला हैरिस जो है वो बहुत क्लोज नेक एंड नेक पहुंच चुकी हैं। लेकिन आई एम श्योर अजय जी कि आपने इनकी डिबेट्स को भी सुना होगा, दोनों को डिबेट्स में एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते हुए, काउंटर अटैक्स करते हुए, उन डिबेट्स पर आधारित आपको क्या लगता है कि वहां की जनता के बीच में कुछ ऐसी पर्टिकुलर बातें जो उनके घर कर गई हों या कमला हैरिस को इतना क्लोज नेक एंड नेक डोनाल्ड ट्रंप के लेकर आई हो? देखिए, जो डिबेट्स हैं, मुझे कहना पड़ेगा कि अपने 32 साल के इस करियर में जहां पर मैंने अमेरिकी चुनाव बहुत नजदीकी से कवर भी किया है और देखा भी है, कम से कम 6 अमेरिकी चुनाव मैं अमेरिका में रहकर कवर कर चुका हूं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि इतना निम्न स्तर का प्रेसिडेंशियल डिबेट अभी तक हम जैसे तमाम पत्रकारों ने देखा नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है,
डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मुख्यतः और उसके बाद कमला हैरिस के द्वारा भी ये बताता है कि इस बार का चुनाव बहुत ही नेक इन नेक हो रहा है। और इसमें भाषा की मर्यादा ही नहीं, कई बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्लियर स्टेट पॉलिसी नहीं है। और ये पहली मर्तबा मैं कह सकता हूं जहां पर डेमोक्रेट पार्टी अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी के इकोनॉमिक पोजीशन के बिल्कुल पैरेलल खड़ी है। जैसा कि आप भारत में देखें, अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में शायद ही कहीं कोई फर्क आपको दिखाई देगा, दोनों का मैनिफेस्टो एक जैसा होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। रिपब्लिकन्स की एक अपनी अलग स्टैंड है और डेमोक्रेट्स की अपनी अलग। डेमोक्रेट्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर बिहेव करते हैं और रिपब्लिकन्स फ्री मार्केट। लेकिन आज दोनों धड़े एक जगह आकर खड़े होते हैं। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मिलियन इमिग्रेंट्स जो कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे हैं, उन्हें क्या क्या नहीं कह डाला। उन शब्दों का इस्तेमाल हम राष्ट्रीय टेलीविजन पर नहीं कर सकते। कमला हैरिस के ऊपर इस तरह का आरोप है कि $750 प्रति माह प्रति इमिग्रेंट वो यूएस सरकार का खर्च कर रही है और अमेरिकी नागरिकों का पैसा बर्बाद हो रहा है। बेरोजगारी अगर आप 2020 के मुकाबले देखें तो कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज अमेरिका में लोगों को परेशान कर रही है वो है महंगाई। खाने की चीजें कम से कम 500 गुना महंगी हो गई, 500 गुना, जो कि अमेरिका में अप्रत्याशित है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाउस और हाउस रेंट भयानक महंगा हो गया है, तकरीबन 70% का इजाफा है। अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स अमेरिकन ने आज तक कभी दुनिया में देखे नहीं थे। 1-1.5% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था, आज 6% के आसपास है। तो इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत है, लोगों को इसकी वजह से बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही अग्रेसिव अटैक कमला हैरिस पर है क्योंकि जो बाइडेन के वो सक्सेसर है, अभी वाइस प्रेसिडेंट है, सरकार में है, इसलिए उनके ऊपर हमला करना बहुत आसान है। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बदतमीज भाषा का इस्तेमाल करके, और क्योंकि आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, डेफिनेटली मैं भी उनको स्क्रीन पर यूज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि अब से पहले हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे, अभी खबर ये मिली जो 3 सबसे बड़े स्विंग स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन, वहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है। इस बारिश के इतर बारिश करवाने की कोशिश अन्यथा भी हो रही है, दूसरी तरीके से भी हो रही है। लेकिन क्योंकि एक तरफ कमला हैरिस अपनी बातों के साथ चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार अपनी डिबेट्स के दौरान भी और साथ ही अपनी रैलियों के दौरान, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, 900 रैलियां, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात की। आपको लगता है कि अमेरिका फर्स्ट एक बड़ा गेम चेंजर डोनाल्ड ट्रंप, खास तौर पर उन पर जो हमला हुआ और उससे मिले हुए उनको वो सेंटिमेंट, जो इमोशनल सेंटिमेंट्स जो उनके साथ जुड़े लोगों के, प्लस अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति, कहीं उनको एक प्लस दे रहा है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। वो आइसोलेशनिस्ट अमेरिका की बात करते हैं, जैसा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1942 से पहले, जब तक पर्ल हार्बर का अटैक नहीं हुआ था अमेरिका की इस धरती पर, तब तक अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं था। वो एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पर चल रहा था, जहां पर उसका बाहरी दुनिया से बहुत संबंध नहीं है। वो अपना सामान बनाए, दुनिया में बेचे, और अगर दूसरा कोई उसको अपना सामान बेचने की कोशिश करे तो उस पर टैरिफ लगाए। इसी नीति पर, जो कि रिपब्लिकन्स की एक बहुत ही सॉलिड नीति है, उसको बहुत ही अग्रेसिव तरीके से पिच कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी श्रृंखला में उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई, दूसरे देशों में जो लड़ाइयां हो रही हैं उसके लिए अमेरिका क्यों जिम्मेदार हो? अमेरिका क्यों अपने फौज को दूसरे देशों में भेजे? अफगानिस्तान में जो अमेरिकी फौज डिप्लॉयड थी, उन्हें वापस बुलाने का पूरा एक प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया था और 2020 में उन्हें उम्मीद थी कि वो चुनाव जीतेंगे और उसके बाद वो सभी अमेरिकन सोल्जर्स को अमेरिका लाएंगे। और उसके बाद जो बाइडेन ने जिस तरीके से उस प्लान को एक दिन में पूरा किया, इसने पूरे अमेरिका और अफगानिस्तान और उसके साथ साथ एशिया पर एक जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। आज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो किसी भी अमेरिकन सोल्जर को किसी भी दूसरे देश में लड़ते हुए नहीं देखना चाहते, चाहे वो यूक्रेन के लिए $75 ट्रिलियन का एड है, या फिर इजराइल को हथियार के साथ साथ 100 सैनिक और उसके साथ साथ एक मिसाइल गाइडेड सिस्टम वहां पर देने की बात है। तो इन तमाम युद्ध से आज डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को, अपने देश को बाहर निकालना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर चाइना की इकोनॉमी
अमेरिका को पैसे सप्लाई करके, अमेरिका को तमाम सामान सप्लाई करके बढ़ती है तो उस पर टैरिफ लगाया जाना चाहिए। अमेरिकी जनता की कमाई चाइना को अमीर क्यों बनाए, इसलिए वो टैरिफ की पैरोकारी करते हैं। उन्होंने भारत के बारे में भी कहा, लेकिन जब वो भारत की चर्चा करते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि मोदी इज अ वेरी गुड मैन एंड मोदी इज अ फ्रेंड। यस, तो इस तरह की बातें जब वो करते हैं तो आप जानते हैं कि आखिरकार एक लाइक माइंडेड सोच है। और आइसोलेशनिस्ट अमेरिका को आगे लेने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में या रिपब्लिकन्स की भाषा में यह है कि पहले अमेरिकन नागरिकों का भला, उसके बाद हम दुनिया के बारे में सोचेंगे। जी। यूएन के अस्तित्व पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिरकार अमेरिका इतना पैसा यूएन को क्यों दे रहा है, जो कि उन देशों में खर्च कर रहा है जहां से आतंकवादी और उग्रवादी बाहर निकलकर अमेरिका और यूरोप में तबाही मचा रहे हैं। राइट। अगर आप इसको देखें तो बुनियादी तौर पर यह अपने आप में बहुत सही बात है। चलिए, बहुत कम इंतजार हालांकि अब बचा है करना और ये क्लियर हो जाएगा। जो मैंने पहले भी कहा, हु विल विन क्वेश्चन मार्क के साथ जो बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी। बट थैंक यू सो मच अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने सामने रखे हैं, लेकिन हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, बड़ा पैनल है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगले 1 घंटे में, अब जो बचा हुआ उस 1 घंटे का समय है 45 मिनट्स का, उसमें पूरे अमेरिका के इलेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। दीपक बोरा पूर्व राजनायिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र देवलंकर जी पूर्व राजनायिक के तौर पर हमारे साथ हैं। महमूद आलम साहब हैं, पूर्व राजनायिक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पूर्णिमा नाथ जी नेता है रिपब्लिकन पार्टी की, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 5 पॉइंट्स पर बेस्ड आज की हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि भारत को किसकी जीत से फायदा होने वाला है, और इसी को लेकर मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं। दीपक बोरा जी, चाहूंगी कि ब्रीफ में लेकिन बहुत अच्छा डीप तरीके से ये आप बताएं कि किसकी जीत से भारत को फायदा होगा। स्टार्टिंग विद यू दीपक बोरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मीर साहब। जब आपके चैनल पर आता हूं तो आपकी बात सुनता हूं और इसे स्पष्ट हो जाता है आपका चैनल टॉप पे जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। बाकी 3 विशेषज्ञ बैठे हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। संक्षिप्त रूप में बता देता हूं, मैंने सर्व किया यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पर मैंने 5 इलेक्शंस देखी हैं। एक तो जब मैं पोस्टेड था, हर इलेक्शन कांटे की टक्कर होती है, हर इलेक्शन गेम चेंजर होती है, हर इलेक्शन फ्यूचर डिटरमिन करती है, लेकिन वहीं के वहीं हम लोग रहते हैं। इस इलेक्शन में भी वो होगा। अभी क्या हो रहा है इस समय, मामा अमेरिका गई हुई है मैटरनिटी हॉस्पिटल, लड़का पैदा होता है या लड़की, ये कुछ घंटों में हमको पता लग जाएगा। अब मामा अमेरिका की क्या प्रेफरेंस है ये आप चल के आगे देखिए। मेन चीज आपने पूछा कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, 0, 0। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रपति भवन श्वेत घर में, व्हाइट हाउस में जो भी बैठे, डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द अमेरिकन डीप स्टेट। आपको याद होगा अपने पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, मैं उनको मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूँ, मिला हुआ उनसे, उन्होंने कहा था कि मैं ये जो दलदल है वॉशिंगटन की, इसको साफ करूंगा, नहीं कर पाई। डीप स्टेट क्या है? स्टेट डिपार्टमेंट, CIA, डिफेंस डिपार्टमेंट, उसकी बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, FBI, ये वो सब मिलके इसकी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी का एक ही उद्देश्य है कि अमेरिका को चुनौती देने वाला पैदा ना हो, और अगर पैदा हो गया वो जिंदा ना रहे। बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है रिपब्लिकन और इट्स अमेरिका द बेस्ट, अमेरिका द ग्रेटेस्ट। तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? सिर्फ यही हो सकता है, उनकी पर्सनल इक्वेशन बहुत अच्छी थी। अगर 3-4% रोल प्ले करता है प्रेसिडेंट, तो डोनाल्ड ट्रंप वुड प्रॉब्ली बी बेटर, क्योंकि उनकी पर्सनल इक्वेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी है। और ये जो कमला हैरिस है, आई रिकॉल जब कई मंचों से कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी इज अ फ्रेंड, और वो जिस बॉडी लैंग्वेज, जिस आत्मीयता के साथ वो कहते हैं और बार बार उसको दोहराते हैं, और खासतौर से चुनावों में तो उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है। शैलेंद्र देवलंकर जी, जल्दी से यही सवाल आपसे, भारत को किसकी जीत से ज्यादा फायदा आपको दिख रहा है? देखिएगा पूर्णिमा जी, जैसे अभी दीपक जी ने बताया कि ये भारत के लिए इतना मायने नहीं रखेगा। इसका कारण ऐसा है कि अगर 2 दशक की बात करते हैं हम, लास्ट 2 डिकेड्स की, तो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, इंडिया और यूएस का रिलेशन जो है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन होते जा रहा है। इसलिए कि दोनों में जो इंटरेस्ट है इसमें ओवरलैपिंग है, दोनों की कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, और उनको एशिया पैसिफिक में चाइना को काउंटर करना है, और चाइना का काउंटर वेट करके इंडिया को किस तरह से सपोर्ट किया जाए, ये टोटल यूएस का पॉलिसी है। ये आपका नहीं है। कंडोलीसा राइस जब फॉरेन मिनिस्टर थी तब से, और जॉर्ज बुश साहब जब प्रेसिडेंट थे तब से चलते आ रहा है। लेकिन जहां तक रिपब्लिकन का पर्टिकुलरली हम अगर उनका जिक्र करते हैं,
तो हमें दिखाई देता है कि जो कुछ मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं वो रिपब्लिकन टाइम में हुआ है, और कुछ हिकअप्स आए हैं वो डेमोक्रेटिक टाइम में आया है। जैसे कि जिसका जिक्र मैं करता हूं कि 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण 2 किया था, उसके बाद में यूएस ने इंडिया पर सैंक्शन लगा दिए थे, जो जॉर्ज बुश ने 2002 में उसको यूनिलैटरली रिवोक कर दिया था। उसके बाद में इंडिया यूएस का न्यूक्लियर डील हो गया था। उसके बाद में अगर हम चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में आते हैं, तो वहां पर हमें ये दिखाई देता है कि दोनों में प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो या इवन 2+2 डायलॉग हो, जहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आके ये भी कह गए थे कि इंडिया और अमेरिका में अगर भी इंडिया को हम जूनियर पार्टनर नहीं मानते हैं, दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता ये कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसा है। अगर चाइना इंडिया पे अटैक करता है तो यूएस पूरा तरह से प्रोटेक्ट करेगा। यहां तक का एश्योरेंस एक रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट ने दिया था। और जहां तक हम बाइडेन साहब का अगर जिक्र करें उनके टेन्योर का 4 सालों का, तो अब देखिएगा कुछ हिकअप जरूर आए हुए हैं, जिसका जिक्र मैं जरूर करता हूं। पहला हिकअप तो आपको ये दिखाई देगा कि जहां तक हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर एक सिविल सूट वहां पर चल रहा है, जो आज तक अमेरिका इंडिया के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद में आप 19 कंपनीज पर हमारे सैंक्शंस आप इन्वोक कर देते हो, और वो इसलिए करते हो कि आपने रशिया को उस सिलसिले में सपोर्ट किया है। लेकिन मैं सवाल ये अक्सर उठाता हूं कि जिस अमेरिका ने 2001 से लेकर 2030 तक करीबन $14 बिलियन पाकिस्तान को दिए हैं, और जो पाकिस्तान ओपनली वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है कि 78 टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और जो वेरी गुड पॉइंट रेज सर, वेरी गुड पॉइंट रेज, क्योंकि हाँ मेरे पास क्योंकि समय थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकूं। जल्दी से महमूद आलम साहब, आपका टेक इसी सवाल के साथ, भारत के लिए कौन अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस? देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ, वी हैव टू वेट, ये देखना होगा। अभी जैसे हमारे को पैनलिस्ट बता रहे थे कि ये प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होता है, वहाँ के अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उसको देखते हुए किया जाता है। लेकिन अगर इकोनॉमी की अगर बात करें तो मैं बोलूँगा अगर कमला हैरिस आती है तो शायद न्यूट्रल है हमारे लिए, और अगर ट्रंप आते हैं तो शायद लॉन्ग रन में फ़ायदा हो। लेकिन आप देखें वो पक्के बिजनेसमैन है, वो बार बार बोल रहे हैं, टैरिफ की बात कर रहे हैं। उसके अलावा थोड़ा सा जिस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है वो ये है, इमिग्रेंट्स की बात हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेंट प्लान की बात कर रहे हैं कि वो 1 करोड़ से ज़्यादा जो लोग इलीगल हैं, जिनके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं हैं, उनको आई विल थ्रो अवे। तो उसमें वी आर फॉरगेटिंग वन थिंग, उसमें हमारे अराउंड 7.25 लाख इंडियंस भी हैं। तो हाउ वी विल टैकल दैट? तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन स्पीचेस पे हमें नहीं जाना है, वेट एंड वॉच कि क्या होगा, जमीनी हकीकत क्या होगी, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा। इंतजार थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव में हर कोई ये जानना चाहता है, और क्योंकि है इलेक्शन यूएस में, लेकिन पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि अमेरिका का जो चुनाव है वो भारत में होने वाले चुनावों से बहुत अलग है। भारत में जो चुनाव होते हैं उन्होंने पॉपुलर वोट प्रक्रिया कहा जाता है उन्हें, और अमेरिका में जो चुनाव होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया से होते हैं। भारत में हर वोट की एक शक्ति है, हर वोटर अपना प्रधानमंत्री चुनता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर वोटर की शक्ति अलग है, किसी के वोट की ज्यादा वैल्यू है तो किसी के वोट की कम वैल्यू है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि अमेरिका के 2 स्टेट्स लेते हैं, टेक्सास की आबादी जहां पर 2,52,68,000 है, और इस आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं 36 रिप्रेजेंटेटिव्स। हर राज्य में 2 सेनेटर्स भी होते हैं, और ऐसे में कुल मिलाकर इलेक्टोरल वोट्स हो गए हैं 38। अब ये 38 लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऐसे में यहां पर आबादी के हिसाब से एक डेलीगेट करीब 6,64,000 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं वर्मोंट, उसका उदाहरण ले लेते हैं, जहां की आबादी है 6,30,000। अब इस आबादी का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और 2 सेनेटर्स को इसमें अगर आप जोड़ लें तो कुल मिलाकर इलेक्टोरल वोट्स हो जाते हैं 3। मतलब यहां पर एक डेलीगेट 2,10,000 की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ऐसे ही व्योमिंग, यहां पर एक डेलीगेट 1,89,000 की आबादी को रिप्रेजेंट करता है। कैलिफोर्निया, जहां पर एक डेलीगेट 6,79,000 की आबादी को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको मेरे बिल्कुल नेक्स्ट जो स्टेट्स आपको नजर आ रहे हैं, उन स्टेट्स की आबादी क्योंकि कम है और इलेक्टोरल ज्यादा है, और उसके दूसरी तरफ जो आपको इस वक्त स्टेट्स नजर आ रहे हैं वहां की आबादी ज्यादा है और इलेक्टोरल कम है। मतलब यहां पर एक नागरिक के वोट की वैल्यू भी कम है। अब आपकी स्क्रीन पर जो स्टेट्स आपको बड़े बॉक्सेस में नजर आ रहे हैं, आपके सामने आप देखिए,
जैसे कि मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया है, यहां के लोगों की वोट की वैल्यू ज्यादा है। और जो छोटे बॉक्सेस इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं उसमें जो स्टेट्स दिख रहे हैं जैसे कि ओहायो है, ऑरिगॉन है, मैने है, वहां के वोटर्स के वोट की वैल्यू कम है। अब आप ये भी देखिए कि साल 2016 में कैलिफोर्निया में दोनों ही पार्टियां ये जानती थी कि जीत डेमोक्रेट्स की ही होगी। इसके चलते किसी ने वहां पर एक कैंपेन तक नहीं किया। ठीक ऐसे ही टेक्सास में दोनों ही पार्टियां ये जानती थी कि जीत रिपब्लिकन्स की होगी और इसीलिए सिर्फ एक कैंपेन हुआ। और फ्लोरिडा जो कि उस वक्त एक स्विंग स्टेट था, वहां पर रिपब्लिकन्स ने 36 कैंपेन किए और डेमोक्रेट्स ने भी 35 कैंपेन किए। अब आप इसे समझ सकते हैं कि वहां पर हर स्टेट के वोटर्स की वैल्यू अलग है, उनके वोट्स की वैल्यू कम ज्यादा है और पार्टियों के लिए हर स्टेट के वोटर्स अलग अलग अहमियत भी रखते हैं। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। शैलेंद्र देवलंकर जी, आपके साथ शुरुआत करती हूं इसी सवाल के साथ, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया अमेरिका में होने वाली है, इसको लेकर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों का अलग अलग मूड रहा है, अलग अलग टेक रहा है। इस प्रक्रिया को आप कितना सही मानते हैं और आखिर क्यों? देखिएगा, ये बड़ी यूनिक और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ऐसी सिस्टम है। ये यूनिक इसलिए है कि वर्ल्ड में जहां जहां फेडरेशंस है वहां पर आपको कभी भी इस तरह की सिस्टम नहीं दिखेंगी जहां प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों की तरफ से चुने जाते हैं। जब अमेरिका का फेडरेशन बना था तब उनके सामने एक मॉडल था, वो ब्रिटिश मॉडल था। तब काफी सारे डिबेट अमेरिकन कांग्रेस में हुए थे। तब इस बात में भी डिबेट हुई थी कि वहां का जो स्टेट का साइज है वो काफी ज्यादा कम ज्यादा है। इसलिए जो अगर आप डायरेक्टली लोगों की तरफ से इलेक्ट करवाते हो या कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाते हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे पास पार्लियामेंट से चुने जाते हैं, तो अगर वैसा सिस्टम रखते हो तो जो बड़े स्टेट्स हैं वो हावी हो जाएंगे छोटे स्टेट पर। इसलिए फिर उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज का डिवाइस किया। अब ये ऐसा है कि इसमें पूरी इलेक्टोरल सिस्टम इतनी डिसेंट्रलाइज है कि हर एक स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कुल वोटर जो अमेरिका में है वो आज की घड़ी में 16-17 करोड़ है। उसमें से 6 करोड़ वोट्स ऑलरेडी गिर चुके हैं। वहां पर दोनों तरफ के बैलेट्स होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है, वहां पर पेपर बैलेट भी है। अब पेपर बैलेट की परसेंटेज बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 70% पेपर बैलेट वहां पर होने लगे हैं। उसके सिवा भी वहां पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग जगह से यूनिक है। अब देखिएगा 2016 में हिलरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट सबसे ज्यादा मिले थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी विनर हो गया है। अब ये जो इलेक्टर्स को हम चुन के देते हैं वो इलेक्टर्स एक्चुअली ये कल रुझान नहीं, कल सिर्फ हमें रुझान मिलेगा। एक्चुअली दिसंबर में ये इलेक्शन होना है। हाँ जी। दिसंबर में इलेक्टर्स एक आ जाएंगे और वहां से वो उनको फॉर्मली चुनेंगे और जनवरी में प्रेसिडेंट जो है वो वहां पर अपना ओथ लेगा। लेकिन ये सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि वो टाइम में सिस्टम ठीक था, लेकिन अब ये सिस्टम काफी सारा प्रॉब्लम हो गया है। इसलिए 2000 से लेकर 2024 तक कंटिन्यूअसली वहां पर अभी कोर्ट मैटर्स होने लगे हैं। इसलिए अभी कई सारे ट्वीट्स ऐसे भी आने लगे हैं कि अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो हैरिस ग्रेसफुली उनका विक्ट्री एक्सेप्ट कर लेंगी, लेकिन अगर ट्रम्प हैरिस जीत जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प ने 100 लोगों का लॉयर्स का फौज खड़ा करके रखा हुआ है। ठीक है, आई एम श्योर इस पर पूर्णिमा जी जरूर अपना टेक रखना चाहेंगी, लेकिन उससे पहले नीरज श्रीवास्तव जी आपका भी स्वागत करती हूँ। पूर्व राजनायक के तौर पर नीरज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी पहले आपके पास और फिर उसके बाद पूर्णिमा जी आपके पास, फिर आलम साहब आपके पास आती हूँ। नीरज जी, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसको पार्टी रिप्लेस करना चाहती है, उसका जो परसेंटेज है वो डेमोक्रेट्स का बड़ा 81% तक चला गया और रिपब्लिकन का घट के 23% तक आ गया, जो कहीं ना कहीं 50% तक मेंटेन 2010 तक कर रहा था। आप इस प्रक्रिया को कितना सही मानते हैं और कैसे? देखिए, ये प्रक्रिया जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और जैसा कि आपको पिछले पैनल के लोगों ने कहा कि ये 100-200 साल पीछे जाएं तो इसका कुछ मीनिंग निकलता था, लेकिन आजकल अब आज की जो सिचुएशन है उसमें ये हो रहा है कि पॉपुलर वोट जो है वो उसमें कोई और जीत रहा है और इलेक्टोरल कॉलेज में कोई दूसरा आदमी जीत रहा है जी। इस तरह का डिस्टोर्शन इसमें हो गया है। तो और ये जैसे कि हिलरी क्लिंटन का जब 2016 का इलेक्शन था, हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट जीता, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट न होने की वजह से वो हार गई। तो इस इलेक्शन में भी
इलेक्टोरल कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट यू कंसिडर इट एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इफ आई मे से। जी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पूर्णिमा जी आप इसको जी बोलिए सर। इस कॉम्प्लेक्सिटी को आपको एनालाइज करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कम टाइम है, इसलिए मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसमें जब तक अंत में पूरा यूएस जो अथॉरिटीज अनाउंस नहीं कर देती कि इस शख्स ने ये इलेक्शन जीता है, तब तक लोगों को वेट करना पड़ता है। और वहां पर यहाँ पर भी लाइव टेलीकास्ट वगैरह आ रहे हैं। ठीक है। और उसमें अब ये देखना है कि जो बड़े स्टेट्स जो हैं, ये पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या परफॉर्मेंस रहता है और कमला हैरिस का क्या परफॉर्मेंस रहता है। बिल्कुल। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कट्टरपंथी डेमोक्रेट जो है वो अमेरिका का भला नहीं कर सकते हैं और मुझे आपके एक एक वोट की जरूरत है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी भी स्टेटमेंट आया। पूर्णिमा नाथ जी जल्दी से आपके पास आते हो, हालांकि मैं आपका जवाब जानती हूँ, मैं इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर कि भाई आप उसके कहीं ना कहीं आप चाहती हैं कि ये ना हटे, लेकिन फिर भी आपने क्योंकि पैनल को सुना, एक्सपर्ट्स को सुना, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर कुछ बदलाव की उम्मीद लेकर आएंगे अगर जीतते हैं तो? पूर्णिमा नाथ जी। देखिए, जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है बेसिकली इट वाज क्रिएटेड बिकॉज छोटे जो स्टेट्स है जिसमें आबादी कम है वो उनका आवाज ना चले जाए, राइट? सो ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक ओके कैलिफोर्निया कैन डिक्टेट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यूनाइटेड स्टेट्स। और विस्कॉन्सिन जो एकदम छोटे से स्टेट है, 5-6 मिलियन पॉपुलेशन है, डबल द पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा. It also has massive voice because of the electoral college. So obviously it's complicated, but मेरे ख्याल से discussion तो होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है in terms of today's लैंडस्केप डिस्कशन हो सकता है। बट अभी जो सिचुएशन है, हम ये भी नहीं चाहते कि बड़े जो स्टेट्स है हमें डिक्टेट करे और छोटे जो रोड आइलैंड्स है, मेन है, उनमें उनकी बात कोई सुने ना। तो एज ए कंट्री आई थिंक वी शुड हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दैट पर्टिकुलरली, बट व्हेन वी कम डाउन टू द फैक्ट, ये एक अच्छी पहल है पूर्णिमा जी, एक अच्छी पहल है जब आप ये कहती है कि इस पर कम से कम बातचीत होनी चाहिए। और बातचीत अगर लगता है कि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है या कुछ लोग चाहते हैं कि ये ना रहे, तो ऐसे में एक डायलॉग एक अच्छा तरीका हो सकता है चीजों को आगे ले जाने का। तीसरा जिस पर मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो ये सवाल था कि क्या सबसे पुराने लोकतंत्र को भी डर लगता है? ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अमेरिका में चुनाव के नतीजे आने से पहले वहां पर व्हाइट हाउस के आसपास लोग अपनी दुकानों के आगे जालियां लगा रहे हैं, उनको कवर दे रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं। और ऐसा इसीलिए कि कई साल 2020 की तरह चुनावों के बाद एक बार फिर से हिंसा न भड़के। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर पावर ट्रांजिशन इतना स्मूथ नहीं है। अब देखिए हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, होते ही रहते हैं, करोड़ों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन कभी भी चुनावों के बाद इस तरीके की हिंसा नहीं हुई है। आलम साहब, आप ही के साथ इसी पॉइंट पर मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि सबसे बड़ी सुपर पावर अपने आप को अमेरिका कहता है और अमेरिका को डर लगने लगा है चुनावी नतीजों के बाद किसी तरीके की हिंसा का। देखिए, वो डर इस वजह से लग रहा है पूर्णिमा जी, अगर आप ये देखें 2021 में क्या हुआ था, कैपिटल हिल्स पे किस तरीके से हुआ था और पूरे यूएसए की किस तरीके से बदनामी हुई थी। उसके अलावा आप ये भी देखें कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, और ये भी बोला जा रहा है कि उन्होंने तो अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो पूरी एक लॉयर्स की एक टीम तैयार की हुई है कि उसको हम जो है इसको चैलेंज करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं अच्छा देखिए, एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि डर वहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार जो है वो डर रहा है किसी की साइड लेते हुए कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो अंदर ही अंदर एक पेपर तो शायद ये भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट न तय करने लगे, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स या कोई और न्यूज़पेपर वहाँ का कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं तय करना पड़े। तो वो देखिए, वो पूर्णिमा जी इस वजह से हो रहा है कि अगर आप देखें तो हमारे शुरू में जो जर्नलिस्ट थे वो क्या बोल रहे थे कि किस तरीके की लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की गई है, कितनी लो लैंग्वेज यूज़ की गई है और थ्रेट किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और जो लोगों का 1921 जो है 2021 का जो लोगों का जो है अपना एक्सपीरियंस था,
उसको देखते हुए वाकई में कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में ये डर और खौफ तो है कि कुछ अनहोनी हो सकती है। जी ठीक है। देवलांकर साहब, सबसे बड़े लोकतंत्र को भी डर लगने लगा है। यही तो है कि ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो यहाँ से दर्शाते हैं। अब देखिएगा, वो क्लेम करते हैं कि डेमोक्रेसी का जो उगम हुआ हमारे तरफ से हुआ है, वो क्लेम करते हैं मानव अधिकार का उगम हमारे तरफ से हुआ है। तो 10 दिसंबर को 1949 को जो डिक्लेरेशन हुआ था वो हमारी देन है, फंडामेंटल राइट हमारी देन है। ये जो अमेरिका क्लेम करती है वो क्लेम को पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट उनका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर करता है। और जहां तक देखिएगा, हर इलेक्शन कोर्ट में जाके तय हो रहा है, कोर्ट में कई सारे इलेक्शन जा रहे हैं, उसके बाद में ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और देखिएगा किस तरह का पोलराइजेशन वहां पर, ध्रुवीकरण वहां पर अमेरिकन सोसाइटी में हुआ है। इस बात की तरफ मैं आपका तवज्जो लेके जाऊंगा कि अमेरिका में और भी 40% ऐसे लोग हैं जो काउ बेल्ट में रहते हैं, जो काफी कंजर्वेटिव है, और वो एक ट्रेडिशनल कॉलोनियल माइंडसेट में है कि भाई अमेरिका ग्रेट है, अमेरिका सब पे राज करेगा। अमेरिका का जो क्रिएशन है वो वायलेंस में हुआ है। अमेरिका पैदा कैसे हुआ? अमेरिका पैदा वायलेंस करके अमेरिका पैदा हुआ है, नेटिव उसको खलास करके अमेरिका पैदा हुआ है। उसके बाद में जहां जहां हमें टक्कर मिलेगी, जहां जहां हमें चैलेंज मिलेगा, उसको हमको खत्म कर देंगे। फिर वो इराक हो, अफगान हो, एक आदमी को पकड़ने के लिए हम हजारों लोगों को खत्म कर देंगे। ये उनकी मेंटालिटी है। उस मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करने वाला काउ बेल्ट है, और इस काउ बेल्ट को जॉर्ज बुश ने पहली बार अपील किया था, जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस है, और वही जॉर्ज बुश को जीतने के लिए सबसे ज्यादा आगे आए थे। देखिएगा, जो रिलीजन जिस तरह से रिलीजियस साइटेशन दे के प्रेसिडेंट को आना पड़ता है, बराक ओबामा ने इंशाअल्लाह करके वर्ड यूज किया था, और मुस्लिमों के वोट वहां पर लिए थे। जॉर्ज बुश ने पैलेस्टाइन का जिक्र किया था, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुओं का जिक्र करना पड़ रहा है। ये डेमोक्रेसी रिलीजियस लाइन पे जा रही है। तो कहते हैं कि भाई रिलीजियस फ्रीडम की बारे में बात करते, सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते, तो ये डेमोक्रेसी पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन से इसमें नीरज जी, ठीक है, नीरज जी भी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। नीरज जी, थोड़ा सा क्विकली चाहूंगी आप इसमें ऐड ऑन करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम है, ये आपके पैनल पे जो दूसरे स्पीकर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से काफी एक्सप्लेन कर दिया है। जी सर। अब अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि ये इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम है इसका रिफॉर्म हो सकता है कि नहीं, या इसके रिफॉर्म के बारे में बातचीत चल रही है या नहीं, तो मेरा जवाब ये हुआ कि नहीं, इस कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज के सिस्टम का रिफॉर्म कोई भी सीरियसली डिबेट या डिस्कस नहीं कर रहा है। रिपब्लिकन्स भी नहीं कर रहे हैं और डेमोक्रेट्स भी नहीं कर रहे हैं। और आने वाले समय में, फ्यूचर में, इस इलेक्शन में तो खैर है ही, लेकिन जो आने वाले इलेक्शंस होंगे उसमें भी ये इलेक्टोरल कॉलेज का ही सिस्टम यूज किया जाएगा। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पिछले 10 सालों में अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है और इलेक्टोरल सिस्टम है वो बहुत डिसफंक्शनल हो गया है। मतलब एकदम मारपीट पर लोग उतर आते हैं, शांतिपूर्वक ट्रांसफर ऑफ पावर जैसा आप इंडिया में देखती हैं। जी सर, कितना शांति तरीके से, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर बहुत शांति तरीके से होता है, लेकिन वहां पर वैसे नहीं हुआ सर। बिल्कुल इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, फिर कैपिटल हिल हिंसा वाला केस भी हमने देखा। आलम साहब, आप इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन बस मैं एक और पर्सपेक्टिव जोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं बस समय एकदम मेरा खत्म हो रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वहां पर तनाव जो चल रहा है उस पर नतीजों का क्या कोई असर पड़ेगा। और इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं क्लब कर देती हूँ, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी क्या इस नतीजे का कोई असर पड़ेगा? दोनों को जोड़ते हुए क्विकली सर आलम साहब। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। चाहेंगे भी, वो चाहते हैं, वो ट्रंप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भाई कोई भी जो है फौजी जो है यूएसए का बाहर न जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इजराइल को रोकने के लिए उनको कितना खर्चा करना पड़ रहा है। नहीं, वो सब तो अगेंस्ट है डोनाल्ड ट्रंप के, वैसे भी मिलिट्री जो एक्स रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, तो मैं तो यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि यूएसए को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा। जिस तरीके से रशिया को आइसोलेट किया गया है, तो रशिया क्या कर रहा है? रशिया, चाइना,
आपका ईरान, उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया, टर्की, ये पूरा एक अलग ब्लॉक बनाने की बात कर रहे हैं। इवन ये तक बात हो रही है कि इसको ये जो डॉलर की जगह जो है दूसरी करेंसी लाई जाए। और एक चीज़ और हम ना भूलें कि वर्ल्ड में हम देख रहे हैं फूड प्राइसेस कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसकी मेन वजह यही है कि आपका जो यूक्रेन तो मेन नहीं, और सबसे बड़ी बात, यूएस खुद इस इन्फ्लेशन से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है। देवलांकर सर, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस पर एक 30 सेकंड्स का सर आपको टाइम दे पाऊंगी। रूस यूक्रेन मिडिल ईस्ट के क्राइसिस पर, उन पर नतीजों का क्या कोई इंपैक्ट? जरूर। इसमें देखिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी इन्वॉल्वमेंट, यूएस इन्वॉल्वमेंट किसी भी मेजर कन्फ्लिक्ट में नहीं हुई थी, और कोई भी मेजर कन्फ्लिक्ट वहां हुआ नहीं था। जब पहली बार रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तब भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, और जब रशिया ने सेकंड टाइम यूक्रेन पे अटैक किया तब भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। इस बात को आपको तवज्जो देना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट का है और बर्डन शेयरिंग का है। डोनाल्ड ट्रंप तो 2018 में यहां तक चले गए थे कि नाटो से भी विड्रॉ कर देंगे अगर नाटो के सारे मेंबर कंट्री 1% जीडीपी अपना डिफेंस पे अगर खर्चा नहीं करते हैं। वो बर्डन शेयरिंग की बात करते हैं। तो मुझे ये लोगों को लगता है कि ट्रंप आ जाते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर कोई मिसाइल दाग देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर इंटरवेंशन हो जाए। यूक्रेन रशिया के बारे में भी जो अभी बात की थी हमारे को पैनलिस्ट ने, कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए और जो पूरी तरह से फ्यूटाइल हो गए हैं, वो यूजलेस है। लेकिन जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का अभी तक देखने को मिला है वॉर की सिचुएशंस में, हो सकता है कि उससे काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ करें अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। एक अंतिम जल्दी से सवाल पूर्णिमा जी आपसे लेते हुए, प्रवासी या अबॉर्शन, आपको लगता है कौन सा मुद्दा ज्यादा इंपैक्टफुल आपको ग्राउंड पर नजर आ रहा है? For people like us who's Indian American, we obviously want a US-India relationship which is based on trust, not a punitive measurement में नहीं जाए. That's what I actually am advocating for. जैसे इंडिया की रिलेशन था US के साथ, हमेशा से गड़बड़ी हमारी थी, और it was always based on अमेरिका जो कहेंगे हम लोग टो करेंगे लाइंस, बट एट द सेम टाइम अभी चेंजेस हुआ है। रशिया से इधर क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, इंडिया बात सुन नहीं रहे अमेरिका की, एंड दैट्स प्रोबेबली व्हाई कनाडा इंडिया रिलेशन हैज गॉन हेयरवेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से ट्रंप जीतेंगे, इट्स नॉट जस्ट गुड फॉर अमेरिकन सिटीजन्स बट फॉर वर्ल्ड पीस एज वेल। और जो उन्होंने खुद कहा है कि ये वो जो युद्ध वगैरह सब बंद कर देंगे डे वन में, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, बिकॉज एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम ए punitive perspective, is coming from the strength, saying that देखो ये this is not the time for war for any country। और मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यूक्रेन और रशिया की ये, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि भारत भी लगातार यही कहता रहा है कि भाई युद्ध का समय नहीं है, ये एक साथ आगे बढ़ने का समय है, युद्ध को किनारे रखिए